नमस्कार। संविधान की इस व्याख्यान श्रेणी में आज पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम हिंदी साहित्य की विकास यात्रा को देखते हैं या हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता से पहले का और स्वतंत्रता के बाद का जो साहित्य है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। खास करके इसमें भी हम जब हिंदी उपन्यास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी उपन्यास और स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास में काफ़ी बदलाव हमें दिखाई पड़ता है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का जो हिंदी उपन्यास है उसका पूरा चरित्र जो है वो बदल गया है। एक नया ही चरित्र हम हिंदी उपन्यास का स्वतंत्रता के बाद देखते हैं। इसके कई कारण हैं। स्वतंत्रता भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसके अलावा कुछ पाश्चात्य विचारधाराएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कई इसके कारण हैं। खास करके मॉडर्निज्म इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। आधुनिकतावाद जिसको हम कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का जो उपन्यास साहित्य हमें दिखाई पड़ता है, इसमें हमें आधुनिकतावाद के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु एक नई धारा को लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये मेरा आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल की भूमिका में उन्होंने लिखा और इसके बाद हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में एक नितांत नई धारा का आरंभ हुआ, आंचलिक उपन्यास की धारा। किसी अंचल विशेष को केंद्र में रखकर लिखी जाने वाली रचना। और फिर तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फैशन चला। कुछ सालों तक तो इतने आंचलिक उपन्यास लिखे जाने लगे, लेकिन मित्रों कि जितनी जल्दी से और जितने धड़ल्ले से ये उपन्यास लिखे जाने लगे थे, धीरे धीरे ये धारा उतनी ही जल्दी क्षीण भी होती गई। जब हम हिंदी उपन्यास के इतिहास को पढ़ते हैं या उसकी विकास यात्रा का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि 1960 के बाद ऐसे शुद्ध आंचलिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए। धीरे धीरे हम पाते हैं कि एक तरफ आधुनिकतावाद है जिसमें नगर केंद्र में है, एक तरफ आंचलिक उपन्यास है जिसमें गांव केंद्र में है। लेकिन 65 के बाद हम पाते हैं कि कुछ ऐसे उपन्यास आए जिसमें गांव केंद्र में है, अंचल केंद्र में है, लेकिन फिर भी उसमें आधुनिकता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो मिले जुले स्वर हिंदी उपन्यास में 1965 के बाद जो दिखाई पड़ते हैं और ऐसे उपन्यास लेकर आने वाले जो महत्वपूर्ण हिंदी के जो उपन्यासकार हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम है उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह। आज हम उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह पर बात करने वाले हैं। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर भरत भाई पटेल। मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, शिव प्रसाद सिंह का योगदान हिंदी उपन्यास को ही नहीं, हिंदी साहित्य को बहुआयामी है। उन्होंने कहानियाँ लिखी, उन्होंने निबंध लिखे, उन्होंने आलोचना लिखी, नाटक लिखे। इतना बड़ा नाम, एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में उनका हम आदर सत्कार करते हैं या उनका नाम हम बड़े आदर के साथ लेते हैं। लेकिन खासकर के उपन्यास के क्षेत्र में उनका किस प्रकार का योगदान है उसकी आज चर्चा करना हमारा मकसद आज के विषय का रहा है। शिव प्रसाद सिंह का अगर हम थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त करें तो सन 1928 में 19 अगस्त 1928 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास एक जलालपुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर उस जलालपुर गांव में हुई और इसके बाद फिर हाई स्कूल की शिक्षा जो है वो पड़ोस के कस्बे में जमानिया या फिर बरहवी जैसे कस्बों में उनकी हाई स्कूल की शिक्षा हुई। फिर उच्च शिक्षा लेने के लिए वो वाराणसी आए। बहुत करीब का शहर वही पड़ता था, वाराणसी आए और वाराणसी में उन्होंने कॉलेज की शिक्षा का आरंभ किया। गांव से संबंधित, गांव में रहने वाले या गांव परिवार के किसान परिवार से उनका संबंध था। उदय प्रताप कॉलेज में प्रवेश लेकर उन्होंने लगभग 1951 में उन्होंने फिर बीए की डिग्री प्राप्त की काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय से और फिर 1953 में
वहीं से उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि 1953 में उनकी पहली रचना दादी माँ कहानी है, वो अज्ञे के द्वारा जो संपादित पत्रिका थी प्रतीक, उसमें प्रकाशित हुई। और उसी वर्ष, ये वर्ष उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसी वर्ष उन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शिष्यत्व प्राप्त हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शांति निकेतन से वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो हिंदी विभाग में कार्यरत हुए और वहाँ उसी कॉलेज में उसी विभाग के शिव प्रसाद सिंह विद्यार्थी रहे हैं। तो उसी वर्ष उन्हें आचार्य हजारी प्रसाद जी का शिष्यत्व भी प्राप्त हुआ। तो ये वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमए किया, एमए करने के बाद फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी 1957 में हासिल की। लेकिन इसी बीच वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़े और उन्होंने लगभग 1956 से अध्यापन कार्य शुरू किया और फिर सेवानिवृत्ति तक वहीं वो उसी विभाग से जुड़े रहे, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे। लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में उन्होंने खास करके हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं में तो लेखन किया ही किया है, लेकिन आलोचना के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ, उनके पास रहने का सौभाग्य उन्हें मिला और बाद में उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब उनके ऊपर उन्होंने संपादित की है, शांति निकेतन से शिवालिक। आज जब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उनके ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो अच्छे ग्रंथ माने जाते हैं, उनमें इस ग्रंथ का हम नाम ले सकते हैं, शांति निकेतन से शिवालिक। शिव प्रसाद सिंह ने हिंदी साहित्य को, मैंने जिस तरह से आप लोगों को कहा कि बहुआयामी उनका योगदान है, उन्होंने उपन्यास लिखे। उनका पहला उपन्यास जो प्रकाशित हुआ वो 1967 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है अलग अलग वैतरणी। इसके बाद 1974 में गली आगे मुड़ती है, ये अलग अलग वैतरणी आप देख सकते हैं। लगभग 9 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। नीला चांद उनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर उन्हें व्यास सम्मान भी मिला था। इसके बाद भी उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, लगभग 9 उपन्यास उनके प्रकाशित है। अंतिम उपन्यास उनका 1996 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा लगभग 10 कहानी संग्रह उनके प्रकाशित है। अब वो सारी की सारी कहानियां जो है वो 3 अलग अलग भागों में संग्रहित है। निबंध उन्होंने बड़े बड़े अच्छे लिखे हैं, खास करके ललित निबंधों के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम जब ललित निबंधों की बात करते हैं तो ये जो परंपरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरू की थी और फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसे जिस ऊंचाई पर पहुंचाया था, या विद्यानिवास मिश्र ने उसको जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, तो उसी स्तर के निबंध लिखने का श्रेय भी शिव प्रसाद सिंह को मिलता है। लगभग उन्होंने 3 निबंध संग्रह लिखे और वो सारे के सारे निबंध आज 3 भागों में संग्रहित हैं। उन्होंने 2 नाटक भी लिखे। आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने खास करके उनका जो पीएचडी का कार्य किया था और इन्होंने इसके लिए जो शोध प्रबंध लिखा था, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, ये उसका शीर्षक है और ये एक अच्छा ग्रंथ माना जाता है। एमए के छात्र के दौरान उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में एक लघु शोध प्रबंध लिखा था और इसका विषय था कीर्तिलता और अवहट भाषा। बड़ा, यानी कई विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है, इस ग्रंथ की। आलोचनात्मक ग्रंथ है उनका, यानी छात्र रहते हुए उन्होंने इस तरह का अच्छा काम किया है। तो आलोचना के क्षेत्र में भी वो निरंतर काम करते रहे, बहुत बड़े विद्वान। और ऐसे विद्वान अध्यापक ने लगभग 9 उपन्यास लिखे हैं अलग अलग विषयों को लेकर। उन उपन्यासों पर थोड़ी बहुत बात आज आप लोगों के सामने हम लोगों को करनी है। सबसे पहले बात हम लोग शुरू करेंगे उनका पहला उपन्यास अलग अलग वैतरणी पर। मैंने जिस तरह से आप लोगों को कहा कि शिव प्रसाद सिंह एक ऐसे उपन्यासकार है, शुरू में जब अलग अलग वैतरणी आया तो उनको कई लोगों ने आंचलिक उपन्यास के रूप में उनकी
इनकी चर्चा की है। हालांकि स्वयं शिव प्रसाद जी ये नहीं चाहते कि उन्हें आंचलिक उपन्यासकार माना जाए। यहाँ तक कि अलग अलग वैतरणी में भी वो इस बात का उल्लेख करते हैं। जब उसकी भूमिका उन्होंने लिखी तो उन्होंने कहा तट चर्चा में कि कोई इसे अगर आंचलिक उपन्यास मान लेता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, असल में वो आंचलिक उपन्यास है नहीं। तो वो स्वयं को आंचलिक उपन्यासकार कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी गणना कई विद्वानों ने आंचलिक उपन्यासकार के रूप में की है। मूल बात इसकी इतनी है कि अलग अलग वैतरणी जो उपन्यास है वो एक ग्राम केंद्रीय उपन्यास है। एक छोटा सा गांव, उत्तर प्रदेश का एक करेता नामक गांव इस उपन्यास के केंद्र में है, और गांव केंद्रीय उपन्यास होने के कारण इस उपन्यास को लोगों ने आंचलिक उपन्यास के रूप में देखा है, जांचा है, परखा है। हम इस विवाद में नहीं जाते, लेकिन इस उपन्यास में आखिरकार शिव प्रसाद जी किस विषय को लेकर आते हैं और कौन सी बात हमारे सामने रखना चाहते हैं, उसकी कुछ मुद्दे मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। इस उपन्यास का जो कथास्थल है वो है उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है करेता। इसका जो समय है वो है स्वतंत्रता के बाद के 20 साल, यानी लगभग 1947 के बाद के 20 साल, यानी 1965-67 तक का जो समय है। तो देखिए, जब आज़ादी नहीं मिली थी तब हमारे देश में एक बहुत बड़ा उमंग था, बहुत बड़ा उत्साह था। लोग कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो अंग्रेज़ों के सामने लड़ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें ऐसा मुगालता था कि जैसे ही आज़ादी मिलेगी, आज़ादी का सूरज निकलेगा, हमारी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएगी, देश में चारों तरफ खुशहाली व्याप्त हो जाएगी। ये जो नया सपना भारत की जनता ने देखा था, आज़ादी के बाद हमने देखा कि वो सपना टूटा, वो जो मोह था वो भंग हुआ, और इसकी प्रतिध्वनि कहीं ना कहीं साहित्य में दिखाई पड़ती है। यह उपन्यास भी उसी का एक दस्तावेज है कि स्वतंत्रता के बाद का भारतीय ग्रामीण जीवन कैसा है, उसका सच्चा दस्तावेज ये उपन्यास है। इसकी जो प्रेरणा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इसकी प्रेरणा तट चर्चा में इसकी चर्चा करते हुए भूमिका इसकी जो लिखी है शिव प्रसाद जी ने, उसकी चर्चा में कहाँ से प्रेरणा मिली उन्हें। तो एक पुराण कथा में इस उपन्यास की प्रेरणा उन्हें मिली कि सतीव योग में आंसू बहाने वाले शिव जो है, और वो उनके आंसू जो है वो वैतरणी में बदल जाते हैं। वैतरणी माने नदी। तो ये जो पुराण कथा है इसको इन्होंने पकड़ा और फिर उसमें उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इस पुराण कथा में उन्होंने अपने समय की कुछ अनुगंज सुनी, और उन्हें लगा कि ये इसका चाहे जो भी अर्थ हो, लेकिन मुझे यानी इस पुराण कथा में कोई नया ही अर्थ दिखता है। और फिर उन्होंने एक गांव को केंद्र में रखकर ये पूरा का पूरा उपन्यास लिखा है। मैं उनके जो शब्द हैं वो आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगा कि इस पुराण कथा का प्रतीकार्थ जो हो, मुझे इसे पढ़ते हमेशा ही विक्षिप्त, बहिष्कृत, संत्रस्त और भीड़ के अन्याय के विरुद्ध जूझते शिव की याद आती है। जब शिवत्व तिरस्कृत होता है, व्यक्ति के हक छीने जाते हैं, सत्य और न्याय अवहेलित होते हैं, तब जन जन की आंसुओं की धारा वैतरणी में बदल जाती है। ये उनकी प्रेरणा रही है। तो शिव को देखा, शिव की जो पुराण कथा देखी, और वहाँ से वो इस विषय को लेकर आते हैं। मैंने कहा कि 20 साल का समय है आज़ादी के बाद का, वो इसके केंद्र में है। खास करके इतने व्यापक फलक पर इन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें 4 पीढ़ियों की कथा है। स्वतंत्रता से पहले जमींदारी प्रथा थी, जमींदार गांव के केंद्र में होता था, हर चीज जमींदार से होकर गुजरती थी। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा अब नहीं रही है, नष्ट हो चुकी है। तो इसके क्या प्रभाव है, इसकी बात ये उपन्यास करता है। इस उपन्यास में जो चरित्र है
जमींदार है जयपाल सिंह, वो केंद्र में है। जयपाल सिंह, उसके जो पिता हैं वो एक तरह से देवी चरण सिंह, वो चुक गई पीढ़ी है, यानी गुजर चुकी पीढ़ी है। जयपाल सिंह जो है वो चुक रही पीढ़ी है, जो जा रही है अब। जयपाल सिंह के दो बेटे हैं, एक बुझारत सिंह, तो एक तरह से स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा निर्मूल होने के बाद उसकी जो असंगतियां हैं, इसकी जो विसंगतियां हैं, उसका लाभ उठाने वाली पीढ़ी, और उनका छोटा बेटा विपिन, पढ़ा लिखा युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला, जो इन सारी असंगतियों को देखता है, कुछ कर नहीं पाता, संघर्षरत नहीं है, आखिरकार पलायन करने वाली पीढ़ी। तो ये 4 पीढ़ियों की कथा है, अनेक जातियों की कथा है। गांव की छोटी छोटी बात को, गांव जब उपन्यास शुरू होता है तो एक मेले से शुरू होता है, और ये मेला जो है वो उपन्यासकार कहता है कि एक आईना है। इस मेले के द्वारा आप इस गांव की संस्कृति को देख सकते हैं, इसका सच्ची तस्वीर आप देख सकते हैं। तो मेले को वो इस तरह से हमारे सामने रखते हैं। कई कथाएं, खास करके जो मुख्य बात इस उपन्यास में उभर कर आती है, तो स्वतंत्रता मिलने के बाद खास करके भारतीय गांव की स्थिति किस तरह से बिगड़ी है। ये कोई उत्तर भारत का एकमात्र गांव नहीं है, लेकिन समग्र भारतीय गांव का प्रतिनिधित्व करने वाला गांव है। पंचायती राज आया तो उसने किस तरह की असंगतियां पैदा की, जमींदारी प्रथा निर्मूल हुई तो उसने किस तरह की असंगतियां पैदा हुई। पहले ऐसा था कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेज अफसर, जमींदार जो है वो लोग